नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करी है। कल हमने यूटिलिटी को डिस्कस किया था। आज बढ़ते हैं उसी क्रम में आगे यूटिलिटी के नेक्स्ट पार्ट पे। कल हमने जो बात करी थी वो थी यूटिलिटी और यूटिलिटी का मीनिंग और कॉन्सेप्ट। आज बात करते हैं लॉज ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम पहले लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे। आज की क्लास का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो है लॉ ऑफ डिमिनिश कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डीएमयू, assumptions of law, explanation of the law, causes of its application, relationship between TU and MU and exceptions of the law। तो आज की क्लास अपनी बहुत बेहतरीन होने वाली है, जिसमें हम पूरे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के एक सेगमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। लॉज ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हमने कल बात करी थी कि जो यूटिलिटी है वो क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी कोई कमोडिटी जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, उस कमोडिटी का वो पावर जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। फिर हमने बात की थी क्या हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल हम कर सकते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच थी। एक तो वो जिसमें हम नंबर्स में यूटिलिटी का मेजरमेंट करते हैं, यानी कार्डिनल अप्रोच, और एक वो जिसमें हम नंबर में नहीं करके उसको हम ऑर्डर में या रैंक में उसको मेजर आउट करते हैं, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ द यूटिलिटी। तो आज हम कार्डिनल अप्रोच को ही डिस्कस करने वाले हैं। कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को नंबर फॉर्मेट में मेजर आउट करते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच पे दो जो लॉ है वो बेस्ड है। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी इसका हिंदी में जो नाम है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ए कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजप्शन ऑफ एनी वन कमोडिटी, keeping constant of the consumption of all other commodities, the marginal utility of variable commodity must eventually decline। अर्थात मीनिंग क्या हुआ, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाए, कोई कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाए और बाकी जो अदर कमोडिटीज का जो कंजप्शन कर रहा है उसको वह वहीं रोक दे या उसको वह कांस्टेंट कर ले, तो जो जिस कमोडिटी का वह कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनल या उससे मिलने वाली यूटिलिटी वह यूनिट बाय यूनिट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अर्थात ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कहता है कि कोई कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के कंजप्शन को ही बढ़ाए, बाकी अदर कमोडिटी के कंजप्शन को वह क्या कर दे, एक जगह स्टॉप कर दे या उसको कांस्टेंट कर दे। तो जिस कमोडिटी का उसने कंजप्शन बढ़ाया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी यूनिट बाय यूनिट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसको इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एच गोसेन, यानी इसे गोसेन का पहला नियम कहा जाता है। डीएमयू इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। अब डीएमयू किस पे बेस्ड है, अर्थात ये जो हम एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाते हैं उससे हमारी जो यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, यह किस पे बेस्ड है, यह बेस्ड है कि वांट ऑफ ए पर्सन आर अनलिमिटेड, यानी हमारी जो वांट है वह क्या है, अनलिमिटेड है। बट ईच सिंगल वांट इज सेसिएबल, यानी कि हम सारी वांट को एट ए टाइम हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट किसी एक वांट को या पर्टिकुलर एक टाइम पे हम एक वांट को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए हम बाकी अदर कमोडिटीज के कंजप्शन को कांस्टेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक कमोडिटी के कंजप्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके इंक्रीज से मिलने वाली यूटिलिटी यूनिट बाय यूनिट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसको बोलते हैं हम DMU। इसमें हमारे एक लाइन हमने लिखी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी इस लॉज की कुछ एजम्पशन है, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, उनको फॉलो करने पे ही यह लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा।
तो assumption ऑफ द लॉ, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मीनिंग किससे लिया जाता है, यह लॉ की assumption है या लॉ की एक्सेप्शन है या लॉ की इंपॉर्टेंस है या क्या है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ध्यान है कि यह क्या है, लॉ की assumption। पहली बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, यानी हम जो अभी अप्रोच पढ़ रहे हैं उस अप्रोच का नाम क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ही है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है कि हम यूटिलिटी को किस में मेजर आउट कर सके, नंबर में मेजर आउट कर सके। तो इस लॉ की जो पहली एजम्पशन है वो यही है कि हम जो यूटिलिटीज मिल रही है उसको किस में बता सके, नंबर फॉर्मेट में बता सके। सेकंड, MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी जो अदर एजम्पशंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इस लॉ की जो सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो यही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, और इसी एजम्पशन के चलते यह लॉ क्रिटिसाइज भी हुआ था। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो भी हम यूनिट बाई यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं कंजप्शन को, तो इतनी जितनी भी यूनिट है इन सब की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक यूनिट से या एक कमोडिटी की पर्टिकुलर यूनिट से कितनी यूटिलिटी कंज्यूमर को डिराइव हो रही है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, जितनी भी यूनिट वह कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, उसकी जितनी भी यूनिट है वो सारी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, रंग गुण आकार डिजाइन टेस्ट सब में वह क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। यानी कि अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना, अगर आप गर्म रोटी खा रहे हो तो जितनी भी रोटियां खा रहे हो वो सारी क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। अगर आप पराठे खा रहे हो तो सारे क्या होने चाहिए, पराठे, यानी एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं आपने एक गर्म खाई है फिर उसके बाद आपने एक पराठा लिया है उसके बाद आपने ठंडी रोटी खाई है, तो ये यूनिट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। यूनिट में क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट कंजप्शन, यानी कि आप जब कंज्यूम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज को तो उसकी जो कंजप्शन की जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप रोटी खा रहे हो तो जो आपका यूनिट है वो क्या है, अप्रोप्रिएट में एक रोटी है। तो जब रोटी आप खा रहे हो और उसको जो तोड़ के हम जो ग्रास बना रहे हैं तो वह एक ऑप्टिमम और अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे हो, छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में डाल रहे हो, वह एक अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कंजप्शन नहीं माना जाएगा। वहीं अगर आप पानी पी रहे हो तो ग्लास ऑफ वाटर क्या है, एक अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कंजप्शन है। यानी कि अगर आप बूंद बूंद से पानी पिला रहे हो तो वह अप्रोप्रिएट कंजप्शन नहीं माना जा रहा है। तो इसकी जो अपनी जो नेक्स्ट क्या है एजम्पशन है वो यही है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंजप्शन है वो क्या होना चाहिए, अपना कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लगातार कंजप्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सुबह एक रोटी खाई फिर आपने 4 घंटे बाद दोपहर में 2 रोटी खाई, फिर आपने 1 घंटे बाद फिर से 1 रोटी खाई, फिर रात को आपने 2 रोटी खाई। फिर आपने कहा कि लो ये कहता है कि पहली यूनिट से यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी और फिर जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाएंगे हमारी यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और आपने कहा कि जब मैंने सुबह खाना खाया तब मुझे यूटिलिटी थोड़ी कम मिली, लेकिन दोपहर में खाना खाया तो मुझे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिली। हो सकता है दोपहर में आपको भूख ज़्यादा लगी हो, लेकिन आपने इस नियम की जो अजम्पशन है उसको ब्रेक कर दिया। अजम्पशन क्या कहती है कि आपका कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। आप जिस भी टाइम खा रहे हो आपका कंजप्शन कंटिन्यू होना चाहिए, तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी डेफिनेटली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। फिर है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब है कंज्यूमर क्या है, विवेकशील है। कंज्यूमर क्या है, विवेकशील है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। विवेकशील का मतलब हुआ कि वह अपनी मिनिमम या जो भी वह एक्सपेंसेस कर रहा है उस एक्सपेंसेस से वह अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहिएगा, मैक्सिमम करना चाहिएगा। यानी कि आप अगर 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो उस 100 रुपये से जितना ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो सकती है वो आप लेने की कोशिश करोगे। तो यहाँ इस अप्रोच में या इस लॉ में या यूटिलिटी के एनालिसिस में हम ये लाइन हमेशा यूज करेंगे कि कंज्यूमर क्या है, रेशनल कंज्यूमर है, वह अपने इनकम से सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम प्राप्त करना चाहता है। नो चेंज इन हैबिट ड्यूरिंग दी, नो चेंज इन हैबिट टेस्ट इनकम ड्यूरिंग दी कंजप्शन, यानी कंज्यूमर जब कंजप्शन कर रहा है तो उसकी हैबिट में चेंज नहीं होना चाहिए,
उसके टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनमें चेंज हुआ तो उससे उसको जो कंजप्शन से मिलने वाली यूटिलिटी है डेफिनेटली वह भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मान लो वह किसी चीज़ कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपका एक दिन आपने उस चीज़ में कुछ कीड़ा देख लिया या कुछ और देख लिया, तो आपका उस चीज़ से मन हट गया, तो आपका यहाँ पे क्या चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, तो फिर आपको उस चीज़ में यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो ड्यूरिंग द कंजप्शन आपके हैबिट में, टेस्ट में, इनकम में किसी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, आपकी मेंटल पोजीशन में, मेंटल सिचुएशन या पोजीशन में भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नो चेंज इन सब्सटीट्यूट्स प्राइस, यानी जब आप अगर फॉर एग्जांपल चाय का कंजप्शन आप कर रहे हो तो चाय का जो सब्सटीट्यूट है वो क्या है, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी की प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कॉफ़ी की प्राइस में चेंज हुआ तो हो सकता है आपको चाय से मिलने वाली यूटिलिटी या तो बढ़ जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द कंजप्शन सब्सटीट्यूट की प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की इनकम, हैबिट, टेस्ट, मेंटल पोजीशन में चेंज ना हो, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करे वह होमोजीनियस हो, क्वांटिटी अप्रोप्रिएट हो, कंजप्शन कंटिन्यू हो, कंज्यूमर रेशनल हो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो, कांस्टेंट हो। यही इस लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो DMU है उसकी बैकबोन इस एजम्पशन को कहा जा सकता है। पूरा जो लॉ है इसी एजम्पशन पे डिपेंड करता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का सबसे पहले जो प्रोपाउंडर है या जो इसका प्रतिपादन है वो किसने किया था, बर्नौली ने किया था। बाद में मार्शल ने इसको अपनी बुक में क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया था। मार्शल की जो बुक है वर्ल्ड फेमस बुक है, जो है 1890 में आई थी, बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपने हमारी जो पहली क्लास है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के इवैल्यूएशन और डेफिनेशन की बात करी थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट क्लास है वो इसी पे ही है, इकोनॉमिक्स की इवैल्यूएशन और डेफिनेशन क्या है, जिसमें हमने डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है, मार्शल के बारे में, एडम स्मिथ के बारे में। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु की जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी वह वस्तु आपके स्टॉक में जैसे जैसे इंक्रीज होगी, उस वस्तु की जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वह क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोई मिठाई है, आपके पास मिठाई है, पहले 1 यूनिट थी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे आपने उस मिठाई का स्टॉक अपने पास बढ़ाया तो अब आपके पास उस मिठाई को लेकर जो यूटिलिटी है वह क्या होगी, पहले से कम हो गई, क्योंकि आपके पास स्टॉक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे किसी चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज होती है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यानी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो MU क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन मनी के केस में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये है, आप किसी चीज़ पे 10 रुपये खर्च कर रहे थे या वो उसके प्राइस 10 रुपये थी, लेकिन अब मार्केट में उसकी प्राइस कितनी हो गई, 8 हो गई, तो अब आपको बचत कितने की होने लग गई, 2 की होने लगी। तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो रियल इनकम है, आपकी जो रियल इनकम है वह क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब इससे हुआ क्या कि जो मनी है उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी है क्या वह कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मार्शल ने इसको यही माना कि मनी जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट है या कांस्टेंट है रहेगी, क्योंकि मार्शल वो है जिन्होंने यूटिलिटी को किस में मेजर आउट किया था, मनी में मेजर आउट किया था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फिशर ने यूटिलिटी को मेजर आउट करने के लिए क्या बताए, यूटिल्स बताए, जबकि मार्शल ने मेजर आउट करने के लिए क्या बताया, मनी बताया, कि मनी वो मेजरमेंट है जिसमें हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेजर आउट करते हैं। कौन से अप्रोच में, कार्डिनल अप्रोच में। कौन से अप्रोच में, कार्डिनल अप्रोच में, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच में मेजरमेंट का जो पैटर्न है वो क्या है, मनी है। और जिस चीज़ से आप मेजर आउट कर रहे हो अगर वह कांस्टेंट नहीं है
तो आप किसी चीज़ को क्या नहीं कर सकते, मेजर आउट नहीं कर सकते। इसलिए मार्शल ने मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। जब हम इस लॉ को एंड तक आ जाएंगे तब हम जानेंगे कि इस लॉ की जो क्रिटिसिज्म हुई है वो इसी पे ही हुई है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी क्या नहीं रह सकती, कांस्टेंट नहीं रह सकती। बढ़ते हैं आगे। एजम्पशन ऑफ द लॉ हमने देखा डीएमयू की। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मान लो खाना खा रहे हो, आप रोटी कंज्यूम कर रहे हो, रोटी का कंजम्पशन कर रहे हो। आपने जब पहली यूनिट ऑफ रोटी खाई तब आपको उस यूनिट से कितनी यूटिलिटी ड्राइव्ड होती है, 12 के इक्वल, और टोटल भी कितनी है, 12। सेकेंड रोटी का जब आपने कंजम्पशन किया तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 12 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई, यानी पर्टिकुलर सेकेंड जो यूनिट है उसकी यूटिलिटी कितनी है, 8, और टोटल कितनी होगी, 20। 30 यूनिट के कंजप्शन से 30 यूनिट से आपको यूटिलिटी डिराइव होती है 3, टोटल हो गई आपकी 23। और फोर्थ यूनिट रोटी का जब आपने कंजप्शन किया तो आपको यूटिलिटी मिली 0, यानी कि आपका पेट एकदम फुल हो गया, आपकी भूख है एकदम सेटिस्फाई हो चुकी है, आपकी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। ये मैक्सिमम कितनी रही, 23। और पेट भरने के बाद भी आपने कंजप्शन को स्टॉप नहीं किया, आप उसके बाद भी कंज्यूम करते रहे, तो आपको पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, हो सकता है आपको वोमिट हो गई, हो सकता है आपको पेट दर्द हो जाए, यानी कि आपको नेगेटिव यूटिलिटी डिराइव्ड होती है। तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 22। इसको हम एक डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं। ओ एक्सिस पे हम लेते हैं यूनिट्स को और वाई एक्सिस पे हमने लिया है यूटिलिटी को। ओ एक्सिस पे 1 2 3 4 5 हमने 5 यूनिट को ले लिया है, और वाई एक्सिस पे हमारी मैक्सिमम 23 है, तो हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं 4 का। 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 और 24। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। पहली यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 12 के इक्वल। दूसरी पे 8 के इक्वल। तीसरी पे हमारे पास है 3 के इक्वल। चौथी पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और पांचवी पे हमारे पास माइनस में है। इन सबको हम एक लाइन से ड्रॉ करके मिला देते हैं। ये हमारे पास जो कर्व आया गया उसको हमने बोला है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये जो कर्व है वो हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब बात करते हैं टोटल की। पहली यूनिट पे टोटल कितना है, वही 12। दूसरी पे कितना है, 20। तीसरी पे 23। चौथी पे भी 23, और फोर्थ पे हो गया 22। इन सबको हम मिला देते हैं एक लाइन से। हमारे पास जो कर्व आ गया वो आ गया टोटल यूटिलिटी कर्व। यानी कि हमारा जो ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर बाकी अदर चीज के कंजप्शन को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, और पर्टिकुलर एक कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज करे, तो यूनिट बाय यूनिट उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ही होगी। यानी शुरुआत में हमें 12 के इक्विवेलेंट मिली, फिर हमने 8 के, 3 के, फिर 0, और उसके बाद भी हमने कंज्यूम किया तो हमें मिली माइनस में 1। अब जहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। यानी जहाँ पे मार्जिनल 0 है वहाँ टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। यानी ऐसा कैसे हुआ कि आपको यूटिलिटी माइनस में या फिर यूटिलिटी डिक्रीज कैसे मिली। जैसे मान लो आप खाना खा रहे थे, तो अपने को शुरुआत में भूख लगी हुई थी, हमारा पेट पूरा खाली था, हमारी वांट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी शुरुआत में क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। आपने इसमें पहली रोटी का कंजप्शन किया, पेट इतना भर गया, ठीक है। इसका मतलब हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, भूख की इंटेंसिटी होगी कम। उसके बाद आपने दूसरी रोटी का कंजप्शन किया तो इंटेंसिटी और थोड़ी कम हो गई, पेट थोड़ा और फुलफिल हो गया। तीसरी रोटी से इंटेंसिटी और कम हो गई, पेट और फुल हो गया, और चौथी रोटी खाई तो आपका पेट पूरी तरीके से क्या हो गया, फुल हो गया। यानी मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आपकी वांट इंटेंसिटी कंजप्शन के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और एक सेचुरेशन पॉइंट पे जाके आपको वह जो आपकी वांट है वह फुली सेटिस्फाई हो जाती है। वहाँ पे आप, यानी कि आपकी जो वांट है फुली सेटिस्फाई हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है,
जीरो हो जाती है। बढ़ते हैं, ये क्यों अप्लाई होता है, ये लॉ क्यों अप्लाई होता है, अर्थात ये लॉ जैसे हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से होती है, टोटल इस तरीके से है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्रीज होती है, इसके डिक्रीज होने के रीजन क्या है? डिक्रीज होने के रीजन है कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, यानी कि जो जिस कमोडिटी का हम कंजप्शन कर रहे हैं उसकी जगह हम दूसरी कमोडिटी का भी कंजप्शन कर सकते हैं, बट हमें परफेक्ट सब्सटीट्यूट कभी नहीं मिलता। यानी अगर आपको चाय नहीं मिल रही तो आप उसमें कॉफ़ी से काम चला सकते हो, लेकिन क्या कॉफ़ी चाय का परफेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो जब कोई चीज़ें एक दूसरे को परफेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती तो आपको पर्टिकुलर एक कमोडिटी के कंजप्शन को क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना पड़ता है। और जब वह कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज होता है तो आपको मिलने वाली यूटिलिटी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सेकंड, सेसिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वांट, यानी कि हमारी वांट क्या है? अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन हम पर्टिकुलर एक टाइम पे एक वांट को क्या कर सकते हैं? संतुष्ट कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जब वांट सेटिस्फाई हो सकती है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें उस वांट के लिए हमें कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं होगी, और जहाँ पे वो यूटिलिटी नहीं मिलेगी इट मीन्स हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? उस टाइम पे जीरो है। और थर्ड थिंग, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज है उनका यूज क्या है? अल्टरनेटिव है। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये लॉ अप्लाई होता है, द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कमोडिटी, सेसिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वांट एंड अल्टरनेटिव यूज। बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। अभी जो हमने कर्व बनाया यही था कि टीयू और एमयू में क्या रिलेशन है। आपने गौर किया दोस्तों कि हमने अभी ये जो बनाई, यहाँ पे हमारी एमयू थी और यहाँ पे हमारी टीयू, 12, 8, 3, 0 एंड -1, और ये थी 12, 20, 23 एंड 22। यानी जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही थी बट डिक्रीजिंग रेट के साथ, और जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। और जब हमारी मार्जिनल नेगेटिव हो गई, टोटल यूटिलिटी क्या होने लग गई? डिक्रीज होने लग गई। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो इसी से जानते हैं। यहाँ से लेके पहली कमोडिटी से लेके जीरो होने तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पॉजिटिव। और जब मार्जिनल पॉजिटिव है तो हमें जो हमारी टीयू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जहाँ पे हमारी मार्जिनल जीरो है, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी है, वहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी क्या होने लगी? डिक्रीज होने लग गई। यानी व्हेन एमयू इज पॉजिटिव टीयू राइजेज, एमयू इज पॉजिटिव टीयू राइजेज, और व्हेन एमयू इज जीरो टीयू इज मैक्सिमम, एंड व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू इज डिक्लाइन। तो जो छोटी छोटी एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ लाइक संगणक हुआ, एएसओ हुआ, एएसओ में तो आजकल इतना नहीं होता, स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है एएसओ का भी, लेकिन पीएचडी एंट्रेंस के टेस्ट हुए और जो खतन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है वहाँ पे ऐसा जरूर पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि टीयू की सिचुएशन क्या होगी अगर एमयू क्या है? जीरो है। टीयू की सिचुएशन क्या होगी अगर एमयू क्या है? नेगेटिव। या आपको चार जो ऑप्शन है वो दे दिए जाए और उनमें से कहा जाए कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, ट्रू एंड फॉल्स आपसे पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जरूर अराइज होते हैं। तो हमने जाना तीनों में किस तरीके का रिलेशन है। दोनों में एमयू जब पॉजिटिव होती है तो हमारी टीयू इंक्रीज होती है, और एमयू जब जीरो होती है तो टीयू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और एमयू जब नेगेटिव होती है तो टीयू क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे जो टिप्स निकल गया वो यही है, जीरो एमयू का मतलब क्या है? फुल सेटिस्फेक्शन, और फुल सेटिस्फेक्शन पे टीयू क्या है? मैक्सिमम। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब कंज्यूमर फुल सेटिस्फाई होता है या फुल सेटिस्फेक्शन पे होता है तो टीयू की पोजीशन क्या होती है। तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस घुमा के पूछने के क्वेश्चन बदल जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। इस लॉ के एक्सेप्शंस, यानी कि ये लॉ कहाँ लागू नहीं होता, अपवाद क्या क्या है। अपवाद का मतलब यानी अगर हम किसी कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाएंगे, किसी कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाएंगे, अगर उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो? डिक्रीज हो, एक टाइम पे जीरो हो और उसके बाद नेगेटिव हो, इसका मतलब लॉ क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है।
और जहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं पाई जाती वह उस लॉ के क्या बोले जाते हैं, अपवाद बोले जाते हैं, एक्सेप्शन बोले जाते हैं। तो हमने कुछ एजम्पशंस रखी है, पीछे हमने देखा है इस लॉ की कुछ एजम्पशंस है, और उस एजम्पशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, तो जानते हैं कौन सी है वो सिचुएशन। पहले, नॉट एप्लीकेबल इफ यूनिट्स आर वेरी स्मॉल, यानी हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपको भूख लगी है, भूख लगी है और जनरली आप एक रोटी 2 रोटी 3 रोटी इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का कंजप्शन करते हैं। बट आपको एक छोटे छोटे निवाले तोड़ के एकदम जैसे हम चिड़िया को खिलाते हैं उतने अगर कोर आपको तोड़ के खिलाए जाए और आपसे पूछा जाए कि पहले कोर में आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिली या दूसरे में मिली या तीसरे में, तो आप ये कहोगे पहले में मुझे कम मिली, दूसरे में मुझे ज़्यादा मिली, तीसरे में और ज़्यादा मिली, और चौथे में मुझे और ज़्यादा मिली। ये तो लो उल्टा हो गया, क्योंकि लो क्या कहता है कि पहले में ज़्यादा मिलेगी, दूसरे में कम मिलेगी और तीसरे में और भी कम मिलेगी। तो अगर आपकी जो कंज्यूम कर रहे हो अगर वो यूनिट क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ये लो अप्लाई नहीं होगा, ये इसका रियल एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि हमने अजम्पशन में क्या कहा था कि साइज ऑफ जो कंजप्शन है वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उचित मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि इतनी होनी चाहिए जिसको हम उचित ठहरा सके। अगर आप रोटी खा रहे हो तो उसके जो कोर होते हैं, स्टैंडर्ड जो ग्लास होते हैं वो आप खा रहे हो, पानी पी रहे हो तो स्टैंडर्ड जो उसका मेजरमेंट है ग्लास ऑफ वाटर उससे आप पी रहे हो। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल ऑन रेयर कमोडिटी। हालांकि अगर हम एजम्पशन में इसको डालना चाहे तो ये इसके एजम्पशन में भी है कि कमोडिटी क्या नहीं होनी चाहिए, रेयर नहीं होनी चाहिए, कमोडिटी प्रेस्टिजियस नहीं होनी चाहिए। ये हमने वहाँ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब इसको हम याद देख लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल ऑन रेयर कमोडिटीज। रेयर कमोडिटीज का मतलब है ऐसी चीज़ें जो दुनिया में एंटिक हो चुकी है, दुर्लभ है। जैसे मान लो किसी को पुरानी डाक टिकटें कलेक्ट करने का क्या हो, शौक हो, या कोई की हॉबी हो, पुराने सिक्के, पुराने कॉइन, पुरानी टिकट, पुराने पिक्चर के पोस्टर्स, जो भी एंटिक चीज़ें हैं जो आजकल नहीं है, पुरानी हो गई है, उनको कलेक्शन करने का क्या हो, शौक हो, तो उसके पास अगर पहली कमोडिटी है तो उससे उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो है। लेकिन दूसरी होगी तो उसको पहले के मुकाबले क्या मिलेगी, ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और अगर उसके पास तीसरी यूनिट होगी तो उसके पास और भी ज़्यादा होगी। लेकिन हमने पीछे एक इसकी एजम्पशन में ये जरूर पढ़ा था कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, यानी एक जैसा होना चाहिए। अगर आप एक ही जैसी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो, यानी डाक टिकट कलेक्ट कर रहे हो और एक ही जैसी वो होनी चाहिए, यानी सेम पैटर्न की होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उससे मिलने वाली यूटिलिटी एक टाइम के बाद क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा कि अगर आपके पास कोई चीज़ें इंक्रीज होती है, कोई वस्तु आपके पास इंक्रीज होती है, तो उसकी जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो बाद में धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो रेयर कमोडिटी पे अप्लाई नहीं होता। बट अगर हम इसकी एजम्पशन को फॉलो करें कि कमोडिटी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको मिलने वाली यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने ही लग जाएगी। तो ये भी इसका रियल एक्सेप्शन नहीं है। फिर बात करते हैं नॉट एप्लीकेबल ऑन पावर एंड फैशन। पावर यानी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पावर मिलता है तो क्या उसकी यूटिलिटी फिर कम होगी, नहीं, उससे यूटिलिटी क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा। और अगर एक्स्ट्रा और पावर मिल जाता है वहाँ और भी ज़्यादा होगी। ठीक उसी हिसाब से अगर फैशन है तो आपके पास फैशनेबल कोई आइटम है या फैशन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो जैसे जैसे नई नई फैशन आई जाती है मिलने वाली यूटिलिटी पहले से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हम बोलते नहीं आउट ऑफ फैशन हो गई, तो आउट ऑफ फैशन की जो चीज़ें हैं उनकी यूटिलिटी क्या होती है, कम, और नई फैशन होती है उसकी यूटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। बात करते हैं नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटॉक्सिकेटिंग कमोडिटीज। इंटॉक्सिक कमोडिटीज लाइक जिनसे हमें क्या होता है, कंज्यूमर को नशा होता है। नशे में जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं शराब का। कोई शराबी है, वह शराब पी रहा है, उसने पेग लगा रहा है, वह एक पहले पेग बनाया, फिर दूसरा पेग उसने बनाया, फिर तीसरा पेग उसने बनाया, तो पहले पेग के मुकाबले उसको दूसरे पेग से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। दूसरे पेग के कंपैरिजन में उसको कौन से पेग से, तीसरे पेग से यूटिलिटी मिलेगी। तो क्या ये इसका रियल एक्सेप्शन है? बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा कि ड्यूरिंग द कंजप्शन कंज्यूमर की मेंटल सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या शराब के कंजप्शन से उससे कंज्यूमर की मेंटल सिचुएशन सेम है?
बिल्कुल भी नहीं। जब वह शुरुआत में पहली ड्रिंक पी रहा था तब उसकी मेंटल पोजीशन अलग थी, दूसरे ड्रिंक पे उसको नशा हुआ, उसकी मेंटल पोजीशन अलग हो गई, तीसरे पे उसको और भी ज़्यादा नशा हुआ, उसकी मेंटल पोजीशन और भी क्या हो गई, अलग हो गई। सो हम ये कहते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग कमोडिटीज़ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर लॉ की अजम्पशन को फॉलो किया जाए, लॉ की मान्यताओं को फॉलो करे, तो इंटॉक्सिकेटिंग कमोडिटी पे या हम इसकी जो अजम्पशन है उसको ब्रेक करके ही ऐसा बता सकते हैं। डायरेक्ट मान्यताओं से हम बात करें तो यह इसका रियल एक्सेप्शन नहीं है। फिर है नॉट एप्लीकेबल ऑन स्वीट सॉन्ग और पोएम। जैसे मान लो कोई नया गाना आता हो, या आपको जो गाना आपको अच्छा लगता हो, या जो कविता है, जो पोएम है, पोइट्री है, वो आपको बहुत अच्छी लगती हो, तो हम जब उसको बार बार सुनते हैं तो हर बार हमें और भी ज़्यादा वह अच्छी लगती है। और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका मतलब उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि हमने तो कहा कि फर्दर जो कंजप्शन हम करेंगे तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। लेकिन हमने एजम्पशन में एक बात ये भी कहा कि कंजप्शन क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आप अपने फेवरेट सॉन्ग को, या जो भी नया सॉन्ग है जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप उसको कंटिन्यू सुनते जाओगे, या जो भी कविता आपको अच्छी लग रही है उसका अगर कंटिन्यूशन आप सुनते जाओगे, कंजप्शन करते जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप ये कहोगे कि मुझे अब ये अच्छा नहीं लग रहा। और ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और अगर उसके बाद भी वह चल रहा है तो आप ये कहोगे कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, दैट मीन्स उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हम अजम्पशन को ब्रेक करके, और अजम्पशन क्या थी, कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ दी कमोडिटी, अगर हम कंटिन्यू हम स्वीट सॉन्ग को सुनेंगे तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी ही होगी। तो इस अजम्पशन को ब्रेक करके ही ये एक्सेप्शन बना है, ये भी इसका रियल एक्सेप्शन नहीं है। क्वांटिटी विद अदर पर्सन, ये इसका रियल एक्सेप्शन होता है। कैसे, जैसे मान लो सपोज करो आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हो, फॉर एग्जांपल जब जैसे मान लो शुरुआत में लैंडलाइन लगी थी आपके घर में, बहुत पहले क्या लगी, लैंडलाइन का जो टेलीफोन है वह आपके घर में लगा। आपके घर में, सिर्फ आपके घर में लगा, आपके रिश्तेदारों के यहाँ पे कोई लैंडलाइन नहीं था, तो आपके पास कोई फ़ोन कॉल नहीं आते थे, कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रहा था, तो आपको उस टेलीफोन से यूटिलिटी नहीं मिल रही थी, या एकदम कम मिल रही थी। फिर आपके एक रिश्तेदार, जैसे आपके ननिहाल में वह एक टेलीफोन वहाँ लग गया, तो अब ननिहाल के फ़ोन कॉल इस पे आते हैं, और यहाँ से ननिहाल के यहाँ फ़ोन कॉल जाते हैं, तो आपकी टेलीफोन की यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। हालांकि आपने टेलीफोन की क्वांटिटी में इंक्रीमेंट नहीं किया है, किसी दूसरे के यहाँ पे एक टेलीफोन और लग गया है, यानी कि उस क्वांटिटी की जो सर्विस है, सॉरी उस क्वांटिटी के जो कंज्यूमर है वह इंक्रीज हो गए। फिर आपके जैसे मान लो आपके बुआ के यहाँ भी एक टेलीफोन लग गया, तो अब आपके टेलीफोन से 2 बंदों को कॉल करने लग गए। फिर आपके तीसरे रिश्तेदार के यहाँ भी एक लग गया, फिर आपके चौथे रिश्तेदार के लग गया। तो अब आपका जो टेलीफोन, जितने रिश्तेदारों के यहाँ आपके टेलीफोन लगते गए, आपके टेलीफोन की यूटिलिटी क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। तो जैसे जैसे एक सर्विस के कंज्यूमर की, मार्केट में जो कंज्यूमर बढ़ते हैं एक सर्विस के, उस सर्विस से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। इसको आप दूसरे एग्जांपल पे भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो फेसबुक चला रहे हो, शुरुआत में जब फेसबुक आया था, तब जब आपने उसमें आईडी क्रिएट करी, तब और लोगों का वहाँ पे आईडी अकाउंट नहीं होता था, तो आपको फेसबुक से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिल रही थी। फिर धीरे धीरे लोग फेसबुक पे आने लग गए, जुड़ने लग गए, सब ने वहाँ पे अपने अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आप ऑनलाइन होते थे, फोटो अपलोड करते थे, उस पर लाइक कमेंट एक्स्ट्रा शेयर वगैरह होते थे, तो आपने तो कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं किया, लेकिन उस सर्विस के कंज्यूमर क्या हो गए, मार्केट में इंक्रीज हो गए। उन कंज्यूमर के इंक्रीज होने से आपको आपकी जो कमोडिटी है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लग गई। लेकिन हम इसकी एजम्पशन को देखा जाए, लोग की एजम्पशन को, तो वहाँ पे इतनी सारी एजम्पशन बना दी गई है, तो अगर हम उन एजम्पशन को फॉलो करेंगे तो इसका हमें रियल एक्सेप्शन मिलना क्या है, मुश्किल है। तो एक्सेप्शन को ब्रेक, सॉरी एजम्पशन को ब्रेक करके ही हमने क्या बनाए हैं, इसके अपवाद बनाए हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी वो थी DMU पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स ASO RA असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, UGC नेट JRF PhD,
आरपीएससी, यूपीएससी, जहाँ भी आपके इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, अपनी ये क्लास उसके लिए क्या होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही में अगर आप 12th या बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीए के स्टूडेंट हो तो वहाँ भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ से क्लासेज मिल जाएगी रेगुलरली। और इसी के साथ जैसे हमारी ये जो टॉपिक है डिटेल क्लासेज है ये खत्म होगी, उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और साथ में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे अपनी ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हमारा जो चैनल है वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड है इकोनॉमिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, फाइनेंस के लिए और बैंकिंग के लिए। तो इन सभी जो सब्जेक्ट है इन सब की एक्सपर्टीज के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके साथ ही फिर हम जो करंट में जो भी आएगी चीज़ें, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, इन सबको भी हम लाइव डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनको भी इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी होती है या जिनके लिए भी ये फायदेमंद है, आप वहाँ तक इस चैनल को, इस क्लास को पहुँचाइए। और साथ ही में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही चैनल की ग्रोथ है। धन्यवाद।